बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th की बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और इससे पहले हम 9th और 10th की इंग्लिश और बायोलॉजी के भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। और चैप्टर 16 जो कि 10th की बायोलॉजी का इसके लेक्चर्स का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसको जो है ना पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में और जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उसका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने साथियों, अपने रिलेटिव्स को लाजमी शेयर करें जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, ताकि वो बारी बरकम जो फीसें अदा कर रहे हैं मुख्तलिफ अकेडमीज़ में उनसे छुटकारा हासिल करके उन पैसों को बचा कर किसी और जगह पर इस्तेमाल करें और उनसे आप यहाँ पे घर में बैठ के आप इजीली अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इन लेक्चर्स को सुन के आप अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो आज के 16 चैप्टर के लेक्चर्स का पार्ट 2, जिसमें इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम में जो तामलात होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि ऑल इकोसिस्टम, तमाम इकोसिस्टम में जानदारों के दरमियान किस तरह के तामलात पाए जाते हैं। एक ही स्पीशीज के जानदारों के दरमियान जो तामलात को इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शंस का नाम दिया जाता है, और जबकि मुख्तलिफ स्पीशीज के जानदारों के दरमियान तामलात जो इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस कहलाते हैं। इकोसिस्टम में जानदारों के दरमियान चंद अहम तामलात अब मंदरजा झैल हैं। सबसे पहले है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, यानी कि मुकाबला या कंपटीशन। इकोसिस्टम में कुदरती वसाइल मसलन ग़िज़ा और रहने की जगह वगैरह की दस्तयाबी अक्सर मौजूद होती है, इसलिए इकोसिस्टम के जानदारों के मबैन वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए कंपटीशन किया जाता है या कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटरस्पेसिफिक भी, यानी कि इंट्रास्पेसिफिक भी और इंटरस्पेसिफिक भी। इंट्रास्पेसिफिक जो होता है इसमें तमाम रकाबतें जो कार्निवर्स जानवर इंट्रास्पेसिफिक कम्बिनेशन में निस्बतन इंट्रास्पेसिफिक कम्बिनेशन हमेशा ज़्यादा ताकत वाला और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करता है, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और कंपटीशन होने से ये मुमकिन हो जाता है कि दस्तयाब वसाइल और स्पीशीज़ के जानवरों की तादाद के दरमियान जो तवाज़न है वो कायम रहता है, यानी कि इंडिविजुअल जो स्पीशीज़ हैं उनकी रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं उनके दरमियान जो मेंटेन एबिलिटी है वो कायम रहती है कंपटीशन के। नेक्स्ट है आपका प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है या शिकार में क्या होता है कि ये तामल मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज़ के दरमियान यानी कि पौधों और जानवरों के दरमियान पाया जाता है। और प्रीडेशन में एक जानदार शिकार करने वाला या प्रीडेटर्स दूसरे जानदार यानी कि शिकार होने वाला या प्रे पर हमला करता है, उसे मार देता है और फिर खा जाता है। इसको हम प्रीडेशन की चंद मिसालें मंदरजा झैल दी गई हैं। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स आर प्रीडेटर्स। तमाम जो कार्निवर जानवर हैं वो प्रीडेटर होते हैं। मिसाल जो 16.9 को हम देखेंगे उसमें कौन कौन से जानवर है। मिसाल के तौर पर मेंढक है उसमें, और मच्छर का शिकार करता है और लुबड़ी खरगोश का शिकार करती है। जो चंद ऐसी मिसालें हैं जिनमें एक प्रीडेटर किसी दूसरे प्रीडेटर का शिकार बन जाता है। इसमें जो दूसरा भी है वो तीसरे प्रीडेटर का शिकार बन जाता है। मसलन मेंढक प्रीडेटर 1 है को सांप और प्रीडेटर्स 2 शिकार करता है, और फिर सांप को अकाब प्रीडेटर्स 3 शिकार कर लेता है। तो इस तरह ये प्रीडेशन कहलाती है कि एक जानवर दूसरे जानवर को जो शिकार करता है या होने वाला जो होता है उसको प्रीडेटर या प्रीडेटर का नाम दिया जाता है। तो इस तरह ये जानवर हैं और एक दूसरे जानवर को ये शिकार कर रहे हैं। इमेज से ज़ाहिर है, और ये आपके सामने जो दिखाए गए हैं ये प्रीडेटर्स और उनके यानी कि प्रे की, उनकी शिकार की ये मिसालें हैं जो आपके सामने दिखाई गई हैं। इसके साथ साथ जो पौधे हैं जिनके सर्टन प्लांट्स, कई ऐसे पौधे हैं जिनमें पिचर प्लांट्स और सनड्यू और बेन्स फ्लाइट्रेप भी काफ़ी यानी कि काटने दौर में हैं, और प्रीडेटर्स के तौर पर इनको 16 पॉइंट शक्ल में जिन इलाकों में ये पौधे रहते हैं उनमें दिखाया गया है। और वहाँ मादनियात दूसरे ग़िज़ाई पौधों की मादाओं की कमी होती है। अपने नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये पौधे हशरात का शिकार करते हैं, और इनके पास हशरात कोशिश करने के तरीके मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मीठा नेक्टर खारिज करते हैं जो खुराक की तलाशी में निकलने हशरात के लिए पुरकशिश होता है, और इनके पत्ते भी शिकार को फांसने वाले मुनासबत रखते हैं, और इनको हमेशा ऐसे ही अपने जो है ना पत्तों के जरिए इन चीज़ों को शिकार करते हैं। जिस तरह जानवरों की शक्लें दी गई हैं, इसी तरह यहाँ पे जो पौधे हैं जो प्रीडेटर्स होते हैं जिनको पीछे प्लांट सैंडियो और वेनिस फ्लाइट्रेप का नाम दिया गया है जो कार्निवर होते हैं, और इस तरह इन तमाम पत्तों को वो इनका जो अमल होता है शिकार करने का वो इस तरह दिखाई जाता है। इसके साथ साथ प्रीडेशन की पॉपुलेशन अंडर चेक, जो प्रीडेशन से मदद मिलती है प्रीडेशन की पॉपुलेशन उसमें कंट्रोल है, और इस तरह इकोलॉजिकल तवाज़ुन कायम रहता है। इंसान इस तरह के तामल का फ़ायदा उठाते हुए खुद
घास फूस और बीमारी फैलाने वाले हशरात का बायोलॉजिकल कंट्रोल भी करता है। और मिसाल के तौर पर किसी इलाके में बीमारी फैलाने वाले हशरात को कंट्रोल करके वहाँ उनके प्रेडेटर्स छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो उनको जो है ना वो शिकार करने के बाद उनसे वहाँ से ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस में क्या होता है कि इनका जो रिलेशनशिप है डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ जो इनका होता है, जिसमें वो कम या लंबे अरसे के लिए इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं। और सिम्बियोसिस 3 तरह का होता है और 3 तरह का ये सिम्बियोसिस होता है। और इसमें जो सबसे पहले है पैरासाइटिज्म। आर्जी तौर पर यानी कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सिम्बियोसिस। ये एक सिम्बियोसिस की एक ऐसी किस्म है जिसमें छोटा फरीक यानी कि पैरासाइट्स बड़े फरीक मेज़बान यानी कि होस्ट के जिस्म से खुराक और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करता है और बदल में उसे नुकसान पहुंचाता है। इन टेम्पोरेरी यानी कि आर्जी तौर पर पैरासाइटिज्म में पैरासाइट अपना ज़्यादा लाइफ साइकिल आज़ादाना गुजारता है। इसके लाइफ साइकिल का सिर्फ एक हिस्सा पैरासाइट के तौर पर गुजरता है, जो चौक बिस्तर के खटमल मच्छर वगैरह इंसान के आम आर्जी पैरासाइट्स हैं जो वहाँ से खुराक हासिल करके उनको नुकसान पहुंचाता है। मुश्किल पैरासाइटिज्म में पैरासाइट्स अपना तमाम लाइफ साइकिल पैरासाइट के तौर पर ही गुजारते हैं और बीमारी पैदा करने वाले कई बैक्टीरिया और तमाम वायरसेस इसमें मुश्किल पैरासाइट्स हो जाते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। यानी कि पैरासाइट्स की क्लासिफिकेशंस भी इसमें होती हैं और उनकी क्लासिफिकेशंस किस तरह होती हैं वो आगे आपको जो दिखाई जाएंगी। और ये इन जानवरों की शक्लें हैं जो इको पैरासाइट्स और लीचेस वगैरह और मॉस्किटो यानी कि वो दूसरे जानवरों से अपने खुराक लेते हैं। जैसे ये मच्छर वगैरह वो ये काटने के बाद जो खुराक लेता है और वहाँ पे इंसान को नुकसान पहुँचाता है। तो इस तरह इनका जो सिस्टम है वो पैरासाइट्स की क्लासिफिकेशंस के साथ साथ एको पैरासाइट्स और एंडो पैरासाइट्स भी की जाती है इनकी खुराक के शेल्टर्स में। इको पैरासाइट्स अपने होस्ट के जिस्म से बाहर सतह पर रहते हैं और वहाँ से खुराक हासिल करते हैं। मच्छर जौं और चूहे इको पैरासाइट्स की बहुत सारी मिसालें हैं जिनको इको पैरासाइट्स कहा जाता है और एंडो पैरासाइट्स हैं। और इस तरह जब वो ये अस्केज है, ये टेम्पर्स है, ये एंडो पैरासाइट्स हैं जिनकी ये प्लाज्मोडियम इस तरह उनसे तैयार किया जाता है। और एंडोप्लास्ट में जो है वो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं और वहाँ से खुराक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना है। बैक्टीरिया, वायरसेस, वर्म्स वगैरह और प्लाज्मोडियम वगैरह एंडोपैरासाइट्स कहलाते हैं। ये वाले कहलाते हैं। वो ऊपर वाला इकोपैरासाइट्स है, ये एंडोपैरासाइट्स है। और कुछ ऐसे एंडोपैरासाइट्स अपने होस्ट के अंदर रहते हैं जो कि इनको दूसरे प्लांट से हासिल करते हैं। और पैरासाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कुछ पौधे मसलन कैकोसिना और कैकोटिया दूसरे पौधों पर पैरासाइट्स के तौर पर आता है। पैरासाइट पौधा अपने होस्ट के जिस्म के अंदर और उसकी खुराक की जड़ें होती हैं जिनको हास्टोरिया का गाड़ देता है और होस्ट के वैस्कुलर टिश्यू से अपनी ज़रूरत के ग़िज़ाई मादे वो चूसता है। जैसा कि 16.13 आगे जो शक्ल दी गई होगी उसके मुताबिक उन तमाम चीज़ों को ये फंक्शनैलिटी अपनी परफॉर्म करता है। यस, ये यहाँ पे है। ये देखें, ये पैरासाइटिक प्लांट्स एंड इट्स होस्ट ट्री ट्रंक। ये जो दरख्त है वो आपका होस्ट है जहाँ से आप खुराक हासिल करते हैं और ये पैरासाइट है यहाँ पे जो इसके साथ लगा है। नेक्स्ट है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि इस तरह कई सिम्बियोसिस दोनों फरीक मतलब मुख्तलिफ स्पीशीज से फ़ायदा उठाता है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। मिसाल के तौर पर जो दीमक है मतलब टर्माइट्स ईट वुड। जो दीमक है वो लकड़ी खाते हैं मगर इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। दीमक की इंटेस्टाइन में एक प्रोटोजोन रहता है जो वहाँ लकड़ी के सेलुलर्स को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलस एंजाइम खारिज करता है। दीमक बदले में प्रोटॉन्स को खुराक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और आगे 1614 में इसकी जो शक्ल आपको दिखाई गई। इसके साथ साथ नाइट्रोजन जो फिक्सर है यानी कि बैक्टीरिया जिसको जो है ना राई फलीदार पौधों मसलन मटर और चने की जड़ों की गांठों यानी कि रूट नोबल्स का उसमें रहते हैं जो कि शक्ल 16.15 में भी उसकी शक्ल दिखाई गई है। ये बैक्टीरिया पौधे से खुराक हासिल करते हैं और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करते हैं और बदले में पौधे के लिए गैस की हालत नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में फिक्स करते हैं जिसकी पौधे को नशोनुमा के लिए ज़रूरत होती है। और जब इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो अपनी जो म्यूचुअलिज्म है वो यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। ये आप देखेंगे कि ये दीमक और उसके जिनके बैक्टीरिया इन रूट नोडल्स हैं, ये इसमें रूट नोडल्स बैक्टीरिया में इस तरह दाखिल होते हैं और ये एक दीमक है जो लकड़ी को काट रहा है और खा रहा है। तो इस तरह वो अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करता है जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है इनकी। तो आप उनको मज़ीद देख कर नॉलेज यहाँ इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन
सेलेजियम, कॉमन सेलेजियम में क्या होता है कि ये सेमी ओसिस की वो किस्म है जिसमें एक फ्री को फायदा होता है जबकि दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान। मिसाल के तौर पर ये जो है एपीफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो दूसरे बड़े पौधों के ऊपर सिर्फ एक जगह की खातिर उगते हैं, जैसा कि 16.16 में दिखाया जाएगा आपको। और ये पौधे पानी और मादनियात फ़ज़ा से खुद ही जज़ब करते हैं और अपनी खुराक को तैयार करते हैं। बड़े पौधों को किसी तरह से भी इसका रिश्ते का फ़ायदा नहीं होता और ना नुकसान होता है। सेकंड, आपका मछलियों की एक ऐसी किस्म जिसको सिकरफिश अपनी सिकर की मदद से शार्क की सतह से चिमट जाती है, जो कि 16.16 का अमल दखल होती है। इस तरह शार्क जो चिमटी हुई सिकरफिश को खुराक की दस्तियाबी वाले इलाकों में जाने के लिए एक आसान ट्रांसपोर्ट मुहैया करती है, और ये जो है ना आपको शक्ल में दिखाई जाएगी। ये कम्युनलिज्म कहलाता है, यानी कि कॉमन सिलिज्म कहलाता है। और इस तरह ये ए और बी, यानी कि ये दरख्त के तने पर उगा हुआ एक ही एपीफाइट सिल्ब है जिसका पौधा शाख के साथ चिमटी एक सेक्रिफिकेश है शाख के साथ, और इस तरह इनकी फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है जिसको हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम में तवाज़ुन और इंसानी ह्यूमन इम्पैक्ट, यानी कि इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जनाब आप जानदारों के आपस में, जानवरों के उनके माहौल के के दरमियान ताल्लुकात से मजबूत और मतवाज़न इकोसिस्टम बनते हैं, और बायोलॉजिकल उसमें जो साइकिल है रिसाइकिलिंग करते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो, और इस तरह इकोसिस्टम में तवाज़ुन कायम रहते हैं। इंसान माहौल को तब्दील करने की कोशिश करता है, मसलन दरख्त का काटना और अपनी ज़रूरियात पूरी करने, उस इकोसिस्टम के अंदर कायम तवाज़ुन में खलल पड़ता है। इकोसिस्टम के तवाज़ुन पर इंसान के चंद असरात आगे भी बयान किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, फिजा में ग्रीन हाउसेस यानी कि गैसों मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन वगैरह का जो अखराज होता है वो दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बनता है। ये गैसें ज़मीन के पूरा अर्ज़ की सबसे निचले हिस्सा में ही रहती हैं और सूरज की शुआओं को वापस खला में जो है ना रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है। इसके नतीजे में हरारत ज़मीन की फ़िज़ा में रही रहती है और इस का दर्जा हरारत बढ़ाती है। इसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुतुबैन की बर्फपोश चोटियाँ और जिसको ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार बर्फ़ की नई तहें बढ़ने से ज़्यादा हो जाती हैं, और इस तरह जो इसके अलावा समुद्री पानी भी इसमें फैल रहा है जिसकी वजह से सतह समुद्री ऊंची हो रही है, और ग्लेशियर्स के पिघलने से दरियाओं का पानी किनारों पर से निकल आता है और उसकी वजह से मतलब फ्लड का बायस बनते हैं, ओवरफ्लो हो जाता है और सैलाब का बायस बनती है। मालदीव में ये एक ऐसा जजीरा है जहाँ के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये आपका इसमें इस फ़ज़ा का सबसे ख़तरनाक तरीन साहली ममालिक है, जो कि ज़्यादातर जजीरों की ऊंचाई सतह से 1 मीटर से भी कम है। ये अंदाज़ा तकरीबन 100 सालों के दौरान मालदीव रहने के काबिल नहीं होगा और शहरियों को वहाँ से ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि आप जो है ना वो इसमें द टर्म जो इस्लाह ग्रीन हाउस इफेक्ट है यानी कि असरात है, इसमें से मुराद वो मजर है जिसमें चंद गैसें जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है फ़िज़ा में हरारत को रोक लेती हैं। ये गैसें ग्रीन हाउस में लगे सब्ज़ शीशे की तरह काम करती हैं और जो अंदरूनी हरारत को बाहर निकलने नहीं देता। जब सूरज की रोशनी में इसकी सतह तक पहुँच गया तो इसकी ज़्यादातर तबनाई हरारती तबनाई में तब्दील हो जाती है। ज़मीन की सतह इस हरारती तबनाई को इंफ्रारेड शुआओं की शक्ल में खला की जानब रिफ्लेक्ट कर देती है। ग्रीन हाउस गैसें इंफ्रारेड शुआ को रोककर वापस ज़मीन की तरफ भेज देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें हैं। सन 1800 से लेकर अब तक फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में 30% इजाफा हुआ है। मीथेन की मकदार दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है और नाइट्रिक ऑक्साइड की मकदार में तकरीबन 8% इजाफा हो चुका है, और ये ग्रीन हाउसेस की इफेक्ट की वजह से और ये फ़िज़ा में उनकी जनाब तदाद है। नेक्स्ट है एसिड रेन यानी कि तेजाबी बारिश। तेजाबी बारिश में क्या होता है कि जब बारिश आलूदा हवा में से गुजरती है तो वहाँ उसका सामना यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे केमिकल से होता है। ये केमिकल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पानी के बखरात के साथ तामल करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ज़्यादातर और हरारत तो ये तेजाब बुखारात की शक्ल में ही रहते हैं। जैसे जैसे दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाते हैं ये तेजाब माया में तब्दील हो जाते हैं और ज़मीन की तरफ आती हुई यानी कि बारिश या बर्फ में मिल जाता है। इस तरह से बारिश तेजाबी हो जाती है जिसकी तेजाबियत यानी कि pH की हदूद 3 से 6 के दरमियान होती है, और तेजाबी बारिश के बुरे असरात में से चंद मंदरजा झैल है। नंबर 1 आपका जो तेजाबी बारिश
दरियाओं और झीलों वगैरह के पानी में मौजूद ग़िज़ाई मादे तबाह हो जाते हैं। इससे पानियों की पीएच भी कम हो जाती है और ज़्यादातर आबी जानवर इस कम पीएच पर ज़िंदा नहीं रहते। सेकंड में आपका है तेज़ाबी बारिश मिट्टी में मौजूद ग़िज़ाई मादों को बहाकर ले जाती है, दरख्तों की छालों और उनके पत्तों को तबाह कर देती है और रूट हेयर्स को नुकसान पहुंचाती है, जिससे पत्ते के पिगमेंट्स क्लोरोफिल भी खराब हो जाते हैं। थर्ड वन का आपका जो है ऐसी धातें जिन पर तेज़ाबी बारिशें बरसती है आसानी से जंग आलूद हो जाती हैं। कपड़े, कागज और कपड़े की मसनूआत अपनी मादी मजबूत खो देती है और आसानी से टूट जाती है। नंबर 4 आपका जो तेज़ाबी बारिश पड़ने से अमाराती सामान जैसे कि चूने का पत्थर, संगे मरमर और डोलोमाइट और सलेट कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें हल पजीर कंपाउंड बन जाते हैं। इसलिए तेज़ाबी बारिश तारीखी इमारतों के लिए खतरनाक होती है और तेज़ाबी बारिशों की वजह से मशहूर ताजमहल की इमारत कई जगहों से खुल कर निकलती है। जैसा कि 16.17 जो आपको इमेज है, वो आपको शक्ल है वो दी गई है और इस तरह इन पे ये तमाम के तमाम जो ताजमहल है और उसका ख़राब हो चुका दरवाज़ा है जिसको दिखाया गया है ये वाला, और इस तरह ये दरवाजे का ये एक इमेज देकर आपको बताया जा रहा है कि इन माहौल की वजह से किस तरह इस पर असरअंदाज चीज़ें होती है। नेक्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में है जंगलात का कटाव के किस तरह इसमें कुदरती तौर पर जो चीज़ें इंसान की वजह से जंगलात का ख़त्म होना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ज़राअत, फैक्ट्रियों, सड़कों, रेल के रस्तों और कानूनी की खातर जंगलात के बड़े हिस्से साफ किए जा चुके हैं। लकड़ी यानी कि लंबर लेने के लिए इंसान दरख्त काटता है। कटी हुई लकड़ी को मुख्तलिफ सामान या आहारात पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन जंगली जानवरों को इंसान शिकार करता है उनमें से कई बीमारियां फैलाने वाले हशरात के प्रीडेटर्स भी होते हैं। इस तरह ये हशरात दरख्तों के तने खाकर और बीमारियां फैलाकर जंगलात को तबाह करते हैं। जंगलात की कटाई से असरात इसलाब, खुशकसाली, ज़मीन के तोदे गिरना, ज़मीनी कटाव, मौसमों में हरारत बढ़ जाना और कई स्पीशीज़ के मसाकन की तबाही का बायस बन रहते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की भी एक पैदा होती है। ओवर पॉपुलेशन, कसरत आबादी भी इस चीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तकरीबन 250 साल पहले जब सनती इनकलाब का आगाज हो चुका था, दुनिया की आबादी 600 मिलियन थी। लगता था कि बहुत बड़ी आबादी है, मगर अब दुनिया की आबादी से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 6 बिलियन आबादी अब हो चुकी है और इससे बढ़कर ये 8 बिलियन हो जाएगी 2025 तक। और इसमें पॉपुलेशन में इस इजाफा की वजूहत सेहत की बेहतर सहूलियात होना और शरह आबाद का कम होना है। तो इसकी जो एक फंक्शनैलिटी है और ओवर पॉपुलेशन का एक तजर्बे के मुताबिक जो 1981 से लेकर 2010 तक जो एक चीज़ है वो यहाँ पे इस इमेज में दिखाई गई है। ये सारी आबादी की तनासबत है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन की ज़राए है और वर्ल्ड बैंक की ये एक रिपोर्ट है जो यहाँ पे आपको शो करके दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरों का फैलना। शहरों का फैलना क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो अर्बनाइजेशन का मतलब है कि शहरों का बढ़ना, बेहतर रोज़गार, तलीमी मौक़ा और बेहतर मेयार ज़िंदगी जो है इतिहास से लोग शहरों में आते हैं। शहरों में तेज़ इजाफा हो जाने के हुकूमतों के लिए बुनियादी सहूलियात, मौसम, सेहत, तलीम, तहफ़्फ़ुज़, पानी, बिजली वगैरह बहुत मुश्किल से होता है। शहरों में आने वाले ज़्यादा लोगों को अच्छी मुलाज़मतें नहीं मिलती हैं और वो शहरों में मौजूद गरीब तबका का हिस्सा बन जाता है। स्कूल, हस्पताल वगैरह ज़्यादातर हजूम हो जाते हैं। शहरों में कच्ची आबादियों यानी कि का इजाफा होता है और वहाँ रहने वाले लोगों में बीमारियों का खतरा ज़्यादा हो जाता है। अर्बनाइजेशन एक ऐसा आलमी मसला, इसे रोका नहीं जा सकता, अलबत्ता इसका बेहतर इंतजाम किया जा सकता है। पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन का मौजूदा लेवल 32% है और आलमी मेयार के मुताबिक ये नहीं है। और मनसूबाबंदी से की जाने वाली जो चीज़ें हैं उसमें अर्बनाइजेशन से कई मसाइल हल हो सकते हैं। शहरों के गिर्द मोटी सब्ज पट्टियाँ यानी कि ग्रीन बेल्ट्स होनी चाहिए जो आलूदगी को कंट्रोल कर सके। ज़मीनी मनसूबों, हल्का बंदियों के जरिए शहरों में खुली जगह मखसूस कर देनी चाहिए। शहरों को फैलने से भी रोकना चाहिए और अर्बनाइजेशन के बंदोबस्त के लिए इंफरादी की बजाय अवामी सवारियों का इस्तेमाल भी मौसर साबित हो सकता है और इस तरह इनको अर्बनाइजेशन को भी कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आपका पोल्यूशन कंसिक्वेंसेस एंड कंट्रोल, यानी कि इसका नताइज और कंट्रोल क्या होता है आलूदगी की वजह से। बेहतर ज़िंदगी के लिए जो बेटर लाइफ इंसानी मुआशरा टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर ज़्यादा से ज़्यादा इंसार करने लगा है। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री इंसान की ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बना रही है और लेकिन माहौल में आलूदगी की बड़ी वजह ये भी बन रही है कि आलूदगी से मुराद वो चीज़ें जो पानी की तभी कीमिया और हयातियाती खसूसियात में रूनमा होने वाली कोई भी ऐसी नापसंदीदा तब्दीली जो जानवरों और कुदरती वसाइल पर असर डाल दे उसको हम पोल्यूशन का नाम देते हैं। इसके अलावा जो मादे दरअसल आलूदगी पैदा करते हैं, आलूदा यानी कि पोल्यूटेंट्स भी उनको कहा जाता है। तो सबसे पहले पोल्यूशन में एयर पोल्यूटेंट है, यानी कि जो हवाई आलूदगी है वो कैसे
कैसे होती है उसको हम देखते हैं। हवाई आलूदगी मौजूद एक अहम माहौलियाती मसला है। इससे मुराद नुकसान दे वो मादे हैं जो संतों और ऑटोमोबाइल से निकलने वाली गैसें और ज़राती हैं दाखिल हो जाने से हवा की तरकीब यानी कि कंपोजिशन में तब्दीली होती है। हवाई आलूदगी के तमाम ज़राए का ताल्लुक इंसानी सरगर्मी से है। कोयला जलने से बहुत ज़्यादा धुआं और गर्द पैदा होता है, जबकि पेट्रोलियम के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इनके अलावा हवाई आलूदगी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ज़ाती मादे और धातुओं के असर भी इसमें शामिल होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की हवाई सनते हवा में से इस तरह की आलूदगी पैदा करते हैं, और वो कौन सी आलूदगी है आइए देखते हैं। उसमें खाद बनाने वाली सनतों में सल्फर यानी कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन और फ्लोरीन बनते हैं, और हरारत ज़्यादा यानी कि थर्मल सनतों में कोयला पाया जाता है, और इनसे उड़ने वाली राख, जम जाने वाले लुक और सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। कपड़ों की सनतों से रुई का गिरदगबार, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, और स्टील की सनतों से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फेनोल, फ्लोरीन और साइनाटाइड और उसमें ज़राती मादे वगैरह निकलते हैं। तो इस तरह ये हवा की पोल्यूशन का बायस बनते हैं। हवाई आलूदगी के इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं कि हवाई आलूदगी का एक नतीजा ग्लोबल वार्मिंग है, और हवाई आलूदगी के दूसरे असरात भी हैं। उनमें से सबसे पहला स्मोक फॉर्मेशन। स्मोक फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब आप हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हवा आलूदा और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में आपस में मिलते हैं तो स्मोक बनती है। यह मुख्तलिफ गैसों का एक मजमूआ होता है। खुसूसन सर्दियों में इससे एक जर्दी माइल यानी कि बुरी धुंध पैदा होती है और देखने की हद कम हो जाती है, चूँकि स्मोक में आलूद दरकार गैसें होती हैं और इसलिए इसके कई रेस्पिरेटरी अमराज और एलर्जीज भी इसमें पाई जाती हैं। एसिड रेन, तेजाबी बारिश। तेजाबी बारिश में क्या होता है कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हवाई आलूदगार फजा में मौजूद पानी से तामुल करते हैं और तेजाबी बारिश उसमें पैदा होती है। नेक्स्ट आपका ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन में क्या होता है कि ओजोन की कमी फजा की जो बलाई है यानी कि इसका जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन यानी कि O3 की एक तह मौजूद होती है जो सूरज की रेडिएशन से यानी कि मौजूद अल्ट्रावायलेट शॉ को जज़ब कर लेती है, और चंद हवाई आलूदगार मसलन फ्लोरोकार्बन्स और ओजोन के तहत मालिक्यूल्स तोड़ देते हैं। नतीजे में ओजोन की तह भी टूट जाती है और इसमें सुराख बन जाते हैं। इस सुराखों से अल्ट्रावायलेट शॉ गुजर कर ज़मीन तक पहुँचती है और इन शॉ से दर्जा हरारत भी बढ़ता है और जल्दी कैंसर का बायस बनती है यानी कि स्किन कासेस का बायस बनता है। ये आपके ओजोन जो है ना डिप्लेशन का बायस बनती है। हवाई आलूदगी को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। इसमें हवाई आलूदगी के असर कंट्रोल के लिए इसके बुरे असरात के बारे में लोगों में आगाही पैदा करना बहुत अहम है। हवाई आलूदगी को इन तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले अफॉरेस्टेशन यानी कि नए जंगलात लगाना। नए जंगलात लगाने से इससे मुराद गैर जंगली इलाकों में दरख्त लगाकर नए जंगलात बनाना है। जंगलात हवाई आलूदगी को कंट्रोल करने में एक हकीकी जरिए पैदा होते हैं क्योंकि पौधे हवाई आलूदगारों को फिल्टर करके जज़ब कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। इसमें क्या होता है कि संतों से पैदा होने वाले जो नकारे मादे हैं उसमें संतों से निकलने वाली जो हवाई आलूदगार फिल्टर ज़्यादा दूसरे इलाज से गुजारना चाहिए ताकि बेकार गैसों के बाहर खारिज होने से पहले उनमें से ज़राती मादे निकल जाएँ। संतों के धुआं पैदा होने वाले हिस्सों में लंबी चिमनियाँ होनी चाहिए जो आलूदगार गैसों को बहुत ऊपर ले जाकर वसी इलाकों पर फैला दें। संतों का सूरज की रोशनाओं से हरारत पैदा करने वाले आलात या बायोगैस पैदा करने के लिए सरमाया करनी चाहिए, तो इससे आलूदगी में आप कंट्रोल कर सकते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स। आप ऑटोमोबाइल्स में शीशा से पाक फ्री ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कोयला पर चलने वाली संत में सल्फर के बगैर ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होने वाली आलूदगी आपकी कम हो सके। वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी में जो आलूदगी है इसमें क्या होता है? वाटर पोल्यूशन में क्या होता है कि इससे मुराद नुकसानदेह मादों यानी कि जो चेंज द कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय द एडिशन ऑफ द हार्मफुल जो नुकसानदेह मादे होते हैं पानी की तरकीब में तब्दीली ले आते हैं। आबी आलूदगी लोगों की सेहत पर शदीद असर डालती है जिसके बाद पानी में बड़े आलूदगारों से एक नालियों का गंदा पानी पैदा होता है। उसके अंदर ऑर्गेनिक मादे और इंसानों और जानवरों के फजलाजात शामिल हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मादों की वजह से ऐसे माइक्रो ऑर्गन्स की नशोनुमा होती है जो बीमारियां फैलाते हैं। संतों के बेकार मादों तेजाब, अल्कली रंग और दूसरे केमिकल्स पानी के नज़दीकी ज़खीरों में उनको छोड़ दिया जाता है। इन बेकार मादों से पानी की pH तब्दील हो जाती है और ये आबी जानवरों के लिए नुकसानदेह हत्ता के मोहलक भी होते हैं। कुछ संतें अपने ठंडा करने वाले हिस्सों से निकलने वाले बहुत ज़्यादा गर्म पानी में भी छोड़ दी जाती हैं। इससे ज़खीरों का पानी भी गर्म हो जाता है और आबी जो ज़िंदगी है उसको ख़त्म कर देता है। और इससे क्या होता है कि आबी ज़िंदगी जब खत्म हो जाती है बारिश के पानी से बहाव से रसने की वजह से खादें और हेपेटाइट्स पानी के ज़खीरा और ज़ेर ज़मीन पानी में दाखिल हो जाते हैं। ये केमिकल्स पानी में लंबे अर्से तक रह सकते हैं
फूड चेन्स में दाखिल हो सकते हैं। ये जानवरों में कई अक़साम की बीमारियां पैदा करते हैं। तेल के टैंकर्स और साहिल से कुछ फासले पर वाक़ पेट्रोलियम साफ करने के कारखानों से तेल रसता है और पानी में चला जाता है। ये तेल पानी की सतह पर तैरता है और फ़ज़ाई ऑक्सीजन को पानी में मिलने से रोकता है। इस तरह आबी जानवर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये मरने लगते हैं, जो आबी जानवर होते हैं। कुछ बाहरी दहाते मसलन सीसा, आर्सेनिक और कैडमियम भी पानी की आलूदगी का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है ना पानी की आलूदगी का बायस बनते हैं। और इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं वो दहातों में सनती और शहरी इलाकों से खारिज होने वाली पानी में चली जाती हैं। और अगर देहाती दहाते आलूदा पानी को दिया जाए तो ये दहातें इन पौधों पर उगने वाली सब्जियों में दाखिल हो जाती हैं। इस तरह की आलूदा सब्जियाँ इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम, आपका कैंसर, आपका डेवलपमेंट जो ग्रोथ है उसको मुतासर हो सकता है। और ये बाहरी दहातें आपके नर्वस सिस्टम को भी ख़राब कर सकते हैं। जोड़ की बीमारियाँ मसलन आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को ख़राब करके किडनी डिजीज का भी बायस बनती हैं। इस तरह ये आर्थराइड्स और गुर्दों यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बायस भी बनती हैं। ये तमाम की तमाम वजूहात है जो पानी की आलूदगी का बायस बनते हैं। और इन आलूदगी की वजह से आपके माहौल में असर पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म देती हैं। अफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन यानी कि अभी आलूदगी के असरात जो हैं वो दर्ज झैल हैं। सबसे पहले है आपका एंट्रो यानी कि यूट्राफिकेशन। यूट्राफिकेशन में क्या होता है कि पानी के अंदर इन ऑर्गेनिक यानी कि ग़िज़ाई मादों, नाइट्रेट्स और फास्फेट्स का इजाफा हो जाना आपका जो है ना वो यूट्रिफिकेशन कहलाता है। यूट्रिफिकेशन का आपका कहलाता है यानी कि नाइट्रेट्स और फास्फेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना। गंदे पानी और खादों में इस तरह के इन ऑर्गेनिक मादे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इनमें मौजूद ग़िज़ाई मादों की वजह से बहुत ज़्यादा उलझी उगती है, यानी कि उलझी के ब्लूम्स बनते हैं, जैसा कि 16.19 की शक्ल में आपको दिखाया गया है। तो ये उलझी की ज़्यादा नशरमा से डीकम्पोजर्स की तादाद भी बढ़ जाती है। ये डीकम्पोजर पानी में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और इसे ख़त्म कर देते हैं। और उलझी के ब्लूम्स पानी की निचली सतह को रोशनी की रसाई भी कम कर देते हैं और ये पानी की आलूदगी का बायस बनता है और इसको यूट्रोफिकेशन का नाम दिया जाता है और इसको अल्जी भी कहा जाता है। फूड चेन कंटेमिनेशन यानी कि फूड चेन का आलूदा हो जाना, जो आपका एक नॉन बायो डाइग्रेडेड वाटर जो होता है, इसमें नाकाबिल तहलील आबी आलूदगी पानी में लंबे अरसे तक रह सकते हैं। ये आलूद पानी से छोटे जानदार में दाखिल होते हैं। आबी जानदार मछलियाँ खाती हैं और फिर मछली को ज़मीनी जानवर खाते हैं, जिनमें इंसान भी शामिल होता है। नेक्स्ट है आपका एपिडेमिक्स यानी कि वबाई बीमारियाँ। पानी में मौजूद ऑर्गेनिक आलूद का जरासीमों की नशोनुमा आसान बना देते हैं। ऐसे आलूदा पानी से वबाई बीमारियाँ पैदा होती हैं, मसलन हैज़ा या कॉलरा और मैदा आंतों की सोजी या गैस्ट्रोएंट्री वगैरह इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से ये वबाई अमराज का बायस बनता है। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी इसका बायस करती है। ज़मीनी आलूदगी एक अहम कुदरती वसीला है, क्योंकि यही प्रोड्यूसर्स की जो नशोनुमा की बुनियाद बनता है। ये हालिया वक्तों में ज़मीन भी आलूदगी का शिकार होती है। ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले जो एपिसाइड्स के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लंबे अरसे तक कई मिट्टी में रहते हैं। तेज़ाबी बारिश भी मिट्टी की पीएच में तब्दील कर देती है और जिससे ये काश्तकारी के लिए मौजूद नहीं रहती। ठिकाने लगाने का मुनासिब निज़ाम न होने की वजह से घरेलू और शहर का दूसरा करीबन भी इसमें बिखरा पड़ता है और पॉलीथीन जैसे मटीरियल्स मिट्टी में से पानी के गुजरने को रोक देते हैं और इस तरह मिट्टी की पानी ठहरने की सलाहियत कम कर देते हैं और ये आपकी इसमें जो ज़मीनी आलूदगी है उसका बायस बनते हैं। और ज़मीनी आलूदगी का जो इमेज दिया गया है, इसमें बहुत सी सनतें यानी कि मैनी इंडस्ट्री प्रोड्यूस हार्मफुल केमिकल जो केमिकल बनाती हैं, जिन्हें ट्रीटमेंट के बगैर ठिकाने लगा दिया जाता है और न्यूक्लियर बेकार मादों को मुनासिब तरीक़ों से आप जो है ना ठिकाने लगाने की वजह से रेडिएटेड मादे लंबे अर्से तक मिट्टी में पड़े रहते हैं। देहात और शहरी कुछ हिस्सों में जो खुली लैट्रीन्स होती हैं वो भी ज़मीनी आलूदगी का बायस बनते हैं और इस तरह आपकी लैंड पोल्यूशन का इजाफा होता है और इन इजाफों की वजह से आपकी जो है ना वो आलूदगी और बीमारियों का बायस बनते हैं। और ये सबसे बड़ी इमेज है जहाँ पे आपका कचरा वगैरह पड़ा होता है और ये आपका सिस्टम की वजह से लैंड पोल्यूशन का बायस बनता है। कंट्रोल एंड लैंड पोल्यूशन, इसमें क्या होता है कि आप किस तरह ज़मीनी आलूदगी को कंट्रोल करते हैं। इसमें जो आपके बेकार मादों बेशुमार न्यूक्लियर बेकार मादे को ठिकाने लगाने के मुनासिब और महफूज इंतजाम होना चाहिए। यानी कि ये जो मादे हैं इनको
वेस्टेज है नाकाबिल तहलील मटीरियल मसलन प्लास्टिक ग्लास धाते वगैरह को दोबारा कारगर बनाया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। वैसे आप इसको कर लेना चाहिए। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की जगह ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल में लाना चाहिए। इस तरह आगे कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि फितरत का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको किस तरह किया जा सकता है। फितरत के तहफ़्फ़ुज़ से मुराद कुदरती वसाइल हैं यानी कि नेचुरल सोर्सेज हैं, और जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं या सर्व करते हैं मसलन खुराक और पेट्रोल वगैरह कुदरती वसाइल से ही हासिल की जाती हैं। और रीन्यूएबल यानी कि काबिल तजदीद कुदरती वसाइल मसलन हवा आसानी से दोबारा हासिल हो जाते हैं, लेकिन नाकाबिल तजदीद वसाइल मसलन एक मरतबा खत्म होने के बाद दोबारा हासिल नहीं होते। हमें नाकाबिल तजदीद वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना है क्योंकि इनके ज़खायर महदूद है और इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए इनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। काबिल तजदीद वसाइल की भी इंसाफ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अपने माहौल में वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ पसंद जिनके सस्टेनेबल जो चीज़ें हैं उसको यकीनी बनाना चाहिए, और हमें थ्री आर के ऊपर काम करना चाहिए यानी कि कम इस्तेमाल, रिड्यूस, बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि थ्री आर रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, इन तमाम चीज़ों को करके आप जो कुदरती वसाइल उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और द R1 यानी कि रिड्यूस में क्या होता है, हमें कुदरती वसाइल को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़िया वो कम हो सके, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जगहों को इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे पानी, बिजली और ईंधन वगैरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि पानी इस्तेमाल ना हो ताकि इस्तेमाल ना हो रहा हो नलके को बंद रखें। नहाने के शावर्स वगैरह की बजाय बाल्टी का पानी इस्तेमाल किया। हमें चाहिए कि कमरे में ना हो, वहाँ लाइट्स और पंखे वगैरह का बंद होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें इस्तेमाल करनी चाहिए। थोड़े फासलों पर मोटर गाड़ियों का इंजन इस्तेमाल करने की बजाय पैदल चलते चले चलिए। हमें खुराक के ज़िया को और फालतू चर्बियों को भी आपने कंट्रोल करना चाहिए। इनका कम इस्तेमाल कुदरती वसाइल का आपके रिडक्शन का बायस बनता है, और ये R1 कहलाता है। R2 जो होता है रीयूज़, आप दोबारा उन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप मटीरियल्स, शीशा के बर्तन, प्लास्टिक बैग्स, कागज़ वगैरह वगैरह फेंकने चाहिए। इन्हें फेंकने की बजाय घर में ही दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ठोस बेकार मादा की जो आलूदगी का बायस बनते हैं उसमें कमी आ सकती है। जो R3 है रिसाइकिल है। रिसाइकिल में कई ऐसे मटीरियल हैं जिन्हें हम दोबारा कारआमद बना सकते हैं, मतलब प्लास्टिक, शीशा, कागज़। इस तरह नकारा होने वाली जो एशिया हैं उसकी वजह में कमी आती है और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद मिलती है। ये 3R हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। और यहाँ पे जो आपका UN डिवीज़न ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी कि जो माहौल की जो चीज़ें हैं उनके बारे में ये UN बनी हुई है, और ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों के बारे में आपको बता रहे हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कमेटी है और UN की, तो उनके बारे में आप उनके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। प्लांट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्लान जो मनसूबाबंदी है जिनके फितर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसमें हम जो है ना इन ग्रेड 9 में हम वाइल्ड लाइफ यानी कि कुदरती वसीला के तहफ़्फ़ुज़ के पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स और मनसूबों के बारे में पढ़ा था। दूसरे वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के हमारी हुकूमत के प्रोजेक्ट और मनसूबे भी उसमें शामिल थे। और 1992 में पाकिस्तान ने कौमी हिकमत अमली यानी कि नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी तश्कील दी और इस पर अमल दरामद का आगाज़ हुआ। इस हिकमत अमली के तहत अहम निकात कौमी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ और उनके इस्तेमाल में बेहतरी लाना ज़रूरी है। इस हिकमत अमली तवानाई के ज़राए में बेहतरी और उनके तहफ़्फ़ुज़ की तदाबीर भी शामिल है। इस किस्म की जो प्रोजेक्ट 1992 में जो इन्होंने किया था। तो सबसे पहला फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि वफाकी वज़ारत माहौलियत में पीने के पानी और साफ सुथराई की कौमी पॉलिसी यानी कि नेशनल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पॉलिसी का आगाज़ किया हुआ है। और इसमें क्या होगा कि इस पॉलिसी का महवर तमाम पॉलिसी को साफ पानी की रसाई और पानी के ज़राए की हिफाजत करना है। इसके तहत मुल्क में पानी की सफाई की मशीनें नस्ब की जा रही है। और 2006 में जो UNDP की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया और जिसका नाम था पानी की हिफाजत और देखभाल के बारे में अवाम में अवेयरनेस, मास अवेयरनेस यानी कि वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के बारे में। इस प्रोजेक्ट का मकसद पाकिस्तान में पानी के ज़राए की हिफाजत और उनके मुनासिब नज़्म का शऊर पैदा करना है। ये एक वसी मुहिम चला रहा है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। एक अदारा है जिसको एसओ यानी कि स्कोप का नाम किया जाए, सोसाइटी ऑफ कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। और इस अदारे के थ्रू आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों में आगाही पैदा करने और तहकीक करने का काम करते हैं। और ये अदारा जो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड और वर्ल्ड वाइड जो आपका WWFN जो होता है फितर के तहफ़्फ़ुज़ के बहुत से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और इसमें जो WWF पाकिस्तान है उसमें चंद अहम प्रोग्राम यह है जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ इश्तराक के साथ चला रहा है। और उसमें सबसे पहले है जो आपका इम्प्रूविंग सब वाटर यानी कि आपका जो नेशनल पार्क के आसपास इलाकों में ज़ेली वाटर शेड जो हैं उसमें बिन मेंटल के नज़म को बेहतर करना और माहौलियाती आगाही पैदा करना, जिसमें ज़िला ठट्ठा सिंध में जब
जड़ वफा और मैंग्रोव्स के इलाके शामिल और उसमें दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। और जो आपका प्लांटेशन ऑफ ट्री ऑफ जेटोब्रा मगरोटा डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। सेविंग वाटरलैंड स्काई हाई लेज, इसके अलावा अंडर ब्रिज पैटर्न जो आपकी है, यानी कि जो सेविंग वाटरलैंड है जिसमें हाई स्केल प्रोग्राम है और उनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये इंतज़ाम किया जा रहा है। इसके अलावा अंडर वाटर जो सिक्योरिटी है उसके दरिया सिंध के इकोसिस्टम के बहाव करीबी इलाकों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसके ज़रूरी बहाव के लिए भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो रीजनल क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन इन हिमालय, यानी कि हिमालय का मौसम हालात ने खतरात को कम करने की जो तरीकी है, इसके बेसिस पे भी जो कमेटी है इसमें वर्किंग कर रही है और इसमें काम कर रही है। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डेंगू फीवर के बारे में ये है और पूरी की पूरी ये रिपोर्ट है। और डेंगू का फीवर किस तरह होता है, यानी कि किस तरह बुखार होता है, इसको आप पढ़ के अपने नॉलेज को ये एक नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। और ये डेंगू फीवर की वजह से ही ये तमाम चीज़ों के बायस बनता है। इसमें क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करता चलूँ डेंगू फीवर के बारे में, जो इसकी बुनियादी मालूमात हैं। डेंगू फीवर एक वायरस का इन्फेक्शन है जो एक मच्छर, यानी कि आपको एड्स अजाइब के जरिए ये फैलता है और ट्रैपिकल सब ट्रैपिकल इलाकों में बेशमूल पाकिस्तान में ये सेहत का एक अहम मसला बन चुका है। और इसमें डेंगू वायरस की 4 अक़साम बताई जाती हैं और एक वायरस से होने वाले इन्फेक्शन सेहतमंद का इंसान में तमाम ज़िंदगी के लिए इस वायरस के खिलाफ गुप्त मुदाफ़त आ जाती है। इससे दूसरे 3 वायरसेस के खिलाफ कोई मुदाफ़त नहीं मिलती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 50 मिलियन इन्फेक्शन होता है और अब दुनिया में 2.5 बिलियन लोगों में डेंगू का खतरा आ चुका है। जब मादा यानी कि एड्स मच्छर जो होता है एक मुतासरा इंसान को निकलता तो वहाँ से उसका रस उसका वायरस में कन्वर्ट हो जाता। वो मुतासरा मच्छर इंसान को किसी दूसरे को काटता तो वहाँ पे ये डेंगू वायरस की पैदाइश हो जाती है और वहाँ से इसका लार्वा पैदा हो जाता है और वहाँ से ये डेंगू जो है ना बीमारी का बायस बनता है, जिसमें वो उसके जो अंदरूनी जो इसका अमल है डेंगू फीवर होने से आपको होम्योजेनिक और डेंगू फीवर यानी कि DHF और डेंगू शॉक सिंड्रोम उसमें यानी DSS भी उसमें हो सकते हैं। DH में ब्लीडिंग होती है और आपका ब्लड टेस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और खून का प्लाज्मा जिसे जो इसे साथ लेके चलता है DSS में ब्लड प्रेशर का खतरनाक हद तक गिर जाना। और डेंगू फीवर की कोई वैक्सीन या इलाज नहीं है मौजूदा वक्तों में। डेंगू वायरस की मुंतकिली रोकने का एक ही तरीका है, यानी कि एड्स यानी कि जो एडीज मच्छरों के फैलाव का रोकना है। अमूमन एडीज इनमें जमा होता है जहाँ पे पानी या ठोस वगैरह मादों का मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना और वहाँ पे जो खड़ा पानी होता है वहाँ पे होता है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को डेंगू फीवर से आप निजात हासिल कर सकते हैं, उनसे आप बच सकते हैं और अपने जो इसकी बेकार किस्म की बीमारियों से आप बचकर अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है, इसमें हमने क्या कहा आपने पढ़ा, जिसमें आपने पैरामिड्स और बायोमिड्स के बारे में पढ़ा, कार्बन साइकिल्स के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन साइकिल के स्टेजेस के बारे में इसमें पढ़ा, कंपटीशन रेडिमेशन और सिम्बियोसिस के बारे में पढ़ा है और इसमें कंट्रीब्यूशंस की हुई है बैलेंस इन द नेचर में, उसमें बड़ा काजेज इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन के बड़ा है, यानी कि आलूदगी के बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमने मुताला किया है। और शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एनहेंस कर सकते हैं। अगर इनको आप तैयारी कर लें तो आपके नॉलेज को एनहेंस के साथ साथ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों को गौर से पढ़ी। कुछ एक्टिविटीज़ हैं और साइंस टेक्नोलॉजी की सोसाइटी में और कुछ लिंक्स दिए गए हैं यहाँ पे अपने नॉलेज को मज़ीद एनहेंस करने के लिए कि आपने जो ये चैप्टर 16 जो हमने डिस्कस किया है उसको जो है ना वो किस तरह जो है ना इसमें आप नॉलेज का इजहार कर सकते हैं। जो हमने 2 मतलब हिस्सों में इस चैप्टर को डिवाइड करके, यानी कि 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को तकसीम किया और ये लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पार्ट और इन लेक्चर 1 और 2 पार्ट आपको इसलिए डिवाइड किया गया ताकि ये बहुत लेंथी चैप्टर था और लेंथी चैप्टर के साथ साथ हमने इसको आपको 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया ताकि इसको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं जिसमें बहुत सी आपकी स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। जैसे पहले लेक्चर्स का बाकायदा इख्तिताम करें और हमसे गुजारिश है, आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिन में जो भी चीज़ें
यहाँ पर डिस्कस होंगी और अपलोड होंगी, उनका आपका जो इंटीमेशन है ईमेल की आईडी से मिल सके और आप उन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। यानी कि इंसान और उसका माहौल, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में हमने इकोसिस्टम मटेरियल्स, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस और इकोसिस्टम में तामुलात, इकोसिस्टम में तवाज़ुन, इंसानी असरात, आलूदगी, नताइज और कंट्रोल और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि माहौल के फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया चैप्टर 16 में। और इस चैप्टर 16 को 2 पार्ट में हमने डिवाइड करके अपलोड किया जा रहा है ताकि आप लोग इसे मुस्तफ़ीद हो। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।